हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के क्लास का जो टॉपिक है हमारा, जैसे आपने थंबनेल देखे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। अब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम, दोनों सॉल्व करेंगे। तो पहले ये होता क्या है वो समझते हैं और फिर इसके प्रॉब्लम भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए आप ऐसा समझिए, पहले तो ये समझिए कि अगर दो तरीके का रिकंस्ट्रक्शन होता है, दो तरीके का क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। अब ये दो तरीके क्या होते हैं, तो एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक क्या होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और एक क्या होता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब कंपनी, अगर कोई कंपनी है और वो क्या करे, अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज में चेंज करती है, एक्सटर्नल पॉलिसीज में मतलब अपने एक्सटर्नल बातों में चेंज करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर कंपनी अपने कंपनी के अंदर चेंजेस करती है, कंपनी अपने अंदर चेंजेस करती है, विद इन कंपनी, कंपनी के अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब जैसे क्रेडिटर हो गया, डेटर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, अगर इनमें कोई चेंजेस करने की बात हो रही है तो कौन सी चीज आ गई आपकी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल बदले, अपनी फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह में कोई चेंज करती है, अपना डिविडेंड के बारे में कोई चेंजेस करती है, तो ये जो चीजें हो गई वो कंपनी के इंटरनल मैटर थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। बोलने का मतलब ऐसा कि जब कंपनी बाहर की चीजों में चेंज करती है, जो लोगों की लुकआउट में आती है, मतलब दूसरे लोगों के साथ कोई मैनेज करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल। और जब कंपनी खुद के अंदर चेंजेस करती है, खुद के शेयर कैपिटल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी या डिविडेंड के पॉलिसीज को चेंज कर देंगी, इसको क्या कहा जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आज हमें किसके बारे में सीखना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हमें बात करनी है। तो ये है हमारे पास क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कुछ एंट्रीज है जिनको हमें समझना है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसकी एंट्रीज को हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसकी एंट्रीज ऐसी क्यों बनी, इसके पीछे का रीजन क्या था, वो चीज हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चीजें आपको एक्सप्लेन करके देते हैं। उसके पहले एक बात याद रखना, क्या याद रखना है आपको, कि अगर असेट्स हमारी बढ़ती है, मॉडर्न रूल ऑफ जो अकाउंटिंग है हमारे, उसका क्या बोलना है कि अगर असेट बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और असेट घटती है तो उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ये बात आप याद रखो। दूसरी चीज, लायबिलिटीज के रूल को लेके भी याद रख लो आप, कि अगर लायबिलिटीज बढ़ी तो लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी अगर घटी तो लायबिलिटीज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ये रूल आप याद रखेंगे तभी ये आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जो एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है, एक तरीके से आपका क्या होता है, नॉर्मल आप ऐसे समझो, नॉमिनल अकाउंट जैसे ट्रीट होगा। किसके जैसे ट्रीट होगा, नॉमिनल अकाउंट जैसे, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट बोल दिया मतलब कि जो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा उसके डेबिट में एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा, एक्सपेंसेस में, और क्रेडिट साइड में इनकम्स को लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड में किसको लिखा जाएगा, इनकम को लिखा जाएगा, किसमें, कैपिटल रिडक्शन के। तो एक नॉमिनल अकाउंट जैसे ट्रीट होता है। अब पहली चीज यह बोला है, रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू, मतलब जो मेरी शेयर कैपिटल थी उसके पेड अप वैल्यू में मैंने कमी किया। अगर मैंने कमी किया हो तो अब ये बात बताओ आप मुझे, अगर मैंने अपनी शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू में कम किया हो तो मेरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, और इस रूल के हिसाब से अगर ये हमारी लायबिलिटी है तो रूल के हिसाब से शेयर कैपिटल क्या हो जानी चाहिए, आपकी डेबिट होना चाहिए, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या हुआ है, कम हुआ है। और जो भी कमी होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई चीज का बढ़ना या किसी चीज का घटना किसके साथ एडजस्ट होता है,
कैपिटल रिडक्शन के साथ एडजस्ट होता है। तो अगर रिड्यूस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाता है, आपका क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अमाउंट ऑफ रिडक्शन यूज्ड, अगर कोई असेट्स का मैंने यूज किया और उसकी वैल्यू को हमने क्या किए, रिड्यूस किए, तो रिड्यूस किए मतलब असेट्स की बात हो रही है, तो असेट्स का अगर मैंने यूज किया और उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है तो उनको क्या करना चाहिए, मॉडर्न रूल क्या बोलता है कि अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उन्हें क्या करो, क्रेडिट करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा असेट्स होगा, प्राइमरी एक्सपेंसेस, गुडविल और फिक्स असेट्स, ठीक है, अगर इनमें कोई कमी आती है तो इनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और जो भी डिफरेंस फिगर बनता है वो कहा था आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन और कोई बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी यहां पर आ जाएंगे। इसका यूज केस मैं आपको बताऊंगा। इफ अगर कोई बैलेंस होता है तो किसकी एंट्री आ जाती है, आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री आ जाती है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एंट्री होती है, ये आपको समझना है। तो इसमें देखिए रिडक्शन फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, अगर मैं क्या करूं, फेस वैल्यू या उसके पेड अप वैल्यू में क्या करता हूं, कमी करता हूं, तो जो ओल्ड वाली लायबिलिटी होंगी हमारी, वो ओल्ड वाली लायबिलिटी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। रीजन क्या होता है कि मैंने अगर चेंज किया हो, कोई चेंज किया हो मैंने, तो उससे ये होता है कि पुरानी वाली जो लायबिलिटी होती है वो खत्म होती है और नई वैल्यू जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, राइज होती है। इसलिए ओल्ड वाली जो भी होंगी, जैसे शेयर कैपिटल होगा आपका या इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल इक्विटी, पुरानी वाली को डेबिट करेंगे और जो नया शेयर प्रेफरेंशियल या इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट। और जो भी डिफरेंस आता है वो किसके साथ एडजस्ट होता है, आपका कैपिटल रिडक्शन के साथ एडजस्ट होता है। तो ये मेन एंट्री होंगी जिसका यूज हम करने वाले हैं। तो एक मैंने छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं और हम आपको एक क्या समझाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, और पेपर में कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको पेपर में कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है बड़े ध्यान से। तो ये हमारा क्वेश्चन है और बाद में इसका हमने यहाँ आंसर भी आपके लिए रखे हैं और बाद में आंसर को समझा दूंगा मैं आपको कि कैसे है। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया करो आप कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ बहुत आराम से और समझाता हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ भारत कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008 बोलता है कि एक भारत कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2008 की, जहां इनकी इश्यूड और पेड अप कैपिटल में 9,008% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच है। मतलब इस कंपनी के पास 9,000 के प्रेफरेंस शेयर है जिनके ऊपर 8% डिविडेंड मिलता है और एक प्रेफरेंस शेयर की कीमत कितनी है, 50 रुपये। ऐसे इस कंपनी के पास कितने हैं शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,50,000 की है, ऐसा बोला है। ये समझते आना चाहिए। फिर 75,000 इक्विटी शेयर है इसके पास और एक शेयर 10 का है, ऐसे इनके पास 7,50,000 की क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। 8% डिबेंचर है इनके पास 3,75,000 के, बैंक का लोन है इनके ऊपर 75,000 का, 8% डिबेंचर 3,75,000 के, क्रेडिटर जो है आपके 2,89,500 के है। वैसे ही इस कंपनी के पास क्या है, आपका लैंड एंड बिल्डिंग है इनका खुद का 4,60,000 का। गुडविल एक फिक्टिशियस असेट्स होती है इसलिए इसको आप कंसिडर नहीं करना, मतलब मार्कआउट करते रहना फिक्टिशियस असेट्स को हमेशा। मशीनरी 3,75,000, यहाँ से आप बस किसको ढूंढ लो, उन चीज़ों को मार्कआउट कर लो जो आपकी फिक्टिशियस असेट्स है। तो या गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या हमारी फिक्टिशियस असेट्स है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने क्या कर ले, थोड़ा सा रीड कर ले बैलेंस शीट को कि इस कंपनी के स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, कैश क्या क्या है, ये पढ़ लिए हमने। अगर बात करते हैं क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के एडिशनल, तो क्या लिखा है, द प्रेफरेंस डिविडेंड इज एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। मतलब ये जो 9 लाख है, सॉरी आपको कितना है, ये 4,50,000 है, क्या है 4,50,000 है। इसके ऊपर जो ये 8% क्या मिलता है आपको, डिविडेंड मिलता है। अगर मैं इसका 8% निकालता हूं तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 0 सा 0, 8 0 सा 0, 8 5 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 6 32, 32 और 4 36, 36,000 का डिविडेंड क्या है, एरियर्स। एक साल का 36,000 तो 3 साल का ये हो जाएगा आपका कितना, 1,08,000। अगर एरियर्स बोला हो तो डिविडेंड की अमाउंट निकालो, कितने का है, 1,08,000 का डिविडेंड एरियर्स है। कोई एंट्री नहीं करना है, ये बात याद रखना। एंट्री कब करेंगे, जब वो बोलेगा उसकी एंट्री करने को लेकर। अभी बस उसने बोला है कि एरियर्स है तो हमने बस अमाउंट निकाल के रख दी कि कितना एरियर्स है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैज नॉट बीन चार्ज ऑन मशीनरी।
कि बोलता है कि 30,000 का डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी पर लगाए नहीं है, ठीक है, हमने लगाए नहीं है। आगे बोलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू रिसीव द शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जब कंपनी बंद होगा उस समय इनको शेयर कैपिटल मिलने का राइट है बोलता है। ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है इसने। मेन मैटर यहां से चालू होता है जो यहां लिखा है। अगेन मैं बता दूं पेपर में आपको 8 मार्क के लिए देखने को मिलेगा, तो इसको आप मिस मत कर सकते। आराम से देखिए, कंपनी हैज सफरिंग ह्यूज लॉसेस इन पास्ट, कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा काय में है, लॉसेस में है। देयरफॉर दे फॉलोइंग द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वर एग्रीड अपॉन, और इसलिए इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करने की क्या की है, एक स्कीम बनाए है। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, द एरियस ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कैंसल, मतलब ये जो डिविडेंड देने वाले थे कितने का, 1,08,000 का ही जो डिविडेंड देने वाले थे अब वो देंगे नहीं, मतलब इसकी कोई एंट्री करना नहीं है, इन्होंने बस बताया है कि नहीं देंगे। दूसरी चीज, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आर टू बी रिड्यूस अप टू 35, पहले कितने का था आपका प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर पहले 50 रुपए का था और उसने बोला अप टू कितना करना है, रिड्यूस 35, मतलब 50 रुपए की चीज वाली को 35 रुपए बनाना है, मतलब रिड्यूस कितना करना है, उसको रिड्यूस करना है कितने से, 15 से, कितने से रिड्यूस करना है, 15 से, क्योंकि 50 की चीज को अप टू कितना लाना है, 35, मतलब रिड्यूस कितना करना है, 15 रुपए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 50 रुपए का शेयर है उसको क्या करना है, 35 करना है, बट रेट ऑफ डिविडेंड इज इंक्रीज बाय 12%। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड पहले कितने का था आपका, ये 8% का था, इस 8% की जगह अब जो नए डिबेंचर दिए जाएंगे वो कितने के होंगे, आपके 12% के होंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। तो मैंने लिख दिया, बस पढ़ लो क्वेश्चन को। इक्विटी शेयर होल्डर बी रिड्यूस बाय 8 ईच, इक्विटी शेयर होल्डर को 8 रुपए से कम करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर पहले 10 रुपए का था, 8 रुपए से रिड्यूस करना है। क्वेश्चन ने क्लियर बोला है, रिड्यूस बाय 8 से रिड्यूस करो, मतलब वो कितने का बन गया आपका, 2 रुपए का बन गया। तो नया जो इक्विटी शेयर होगा वो कितने का होगा, 2 रुपए का, और 8 रुपए क्या हो गए हमारे, रिड्यूस हो गए। बोलता है राइट ऑफ द लॉसेज एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और गुडविल एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड 10,000। बोलता है कि राइट ऑफ को, प्रॉफिट एंड लॉस को हटाओ, गुडविल को हटाओ और मशीनरी के ऊपर कितने का डेप्रिसिएशन लगाओ, 10,000 का क्या लगा, बोलता है डेप्रिसिएशन लगाने को हमें बोल रहा है। अब जनरल एंट्रीज चाहता है ये आपसे, और बोलता है स्कीम बताओ, मतलब ड्रॉप द बैलेंस शीट बोलता है। तो अब हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन को हमने क्या किए, पढ़ ली। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो कम हुए हैं, शेयर कैपिटल में जो कमी आई है और ये जो असेट्स में कमी आई है, ये 2-3 चीजों को आपको लिखना है। जब भी शेयर कैपिटल में कमी आती है तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में उसे कंट्रीब्यूशन साइड लिखा जाता है। एक अकाउंट बनाया जाता है आंसर में जिसका नाम होता है स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें एक साइड होती है कंट्रीब्यूशन और दूसरा साइड होता है एप्लीकेशन। तो कंट्रीब्यूशन में क्या लिखा जाता है, तो जो शेयर कैपिटल होते हैं कंपनी के, उनमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, शेयर कैपिटल यानी लायबिलिटीज में अगर कमी आती है, लायबिलिटीज में क्या आती है, कमी आती है, तो उन्हें कहाँ लिखा जाता है, कंट्रीब्यूशन साइड में। और जो कंपनी की असेट्स होती है अगर उसमें कोई कमी आती है तो उसे कहाँ लिखा जाता है, एप्लीकेशन। ये याद रखना कि अगर लायबिलिटीज में कमी आई तो किधर लिखा जाएगा, आपके कंट्रीब्यूशन में, और जब असेट्स में कमी आएंगी तो कहाँ लिखा जाएगा, एप्लीकेशन में। तो देखो यहां पर 50 रुपए का प्रेफरेंस शेयर हमने 35 रुपए का कर दिया, मतलब 15 रुपए की कमी आई, और वही आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर था उसको हमने 8 रुपए से कम किया और 2 रुपए का बना दिया, मतलब कितने रुपए की कमी आई, 8 रुपए की कमी आई। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कितने थे हमारे, पहला इनाम लिखे हमने प्रेफरेंस शेयर 9,000 शेयर, 15 रुपए की कमी मतलब 1,35,000। वैसे इक्विटी शेयर थे हमारे पास कितने के, 75,000 इक्विटी शेयर थे, 8 रुपए की कमी आई, मतलब क्या लिख दिया मैंने, 6 लाख रुपए लिख दिया। इस तरीके से उसको हमने क्या कर लिए, बना लिए। अगर बात करते हैं असेट्स की, तो पहले हमने गुडविल को राइट ऑफ किए, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ किए, इसने बोला था क्वेश्चन ने। तो गुडविल की अमाउंट 95,000 लिख दिए, प्रॉफिट एंड लॉस कितना लिख दिए, 6,30,000। और ये जो मशीनरी के कम करने के बोला था, तो ये मशीनरी के भी कितना लिख दिया हमने, 10,000। असेट्स कम हुई इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी। अब बात करते हैं इसको क्लोज करने की, तो देखेंगे इसको क्लोज करेंगे, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्लोज। तो इसके डेबिट साइड की टोटल कितनी आ गई, 7,35,000, और इसके क्रेडिट साइड की भी टोटल कितनी आ गई, 7,35,000। लेकिन अगर कहीं बैलेंस आता है, इस अकाउंट में कहीं बैलेंस आएगा
अगर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनाते हैं और उसमें कोई बैलेंस आता है तो उसे कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल रिजर्व में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल रिजर्व में लिखा जाता है। इस वाले क्वेश्चन में आया नहीं है लेकिन आ सकता है। अगर इधर बैलेंस आया, यहाँ पर बैलेंस आता तो यहाँ क्या लिखा जाता, कैपिटल रिजर्व लिखा जाता। और नॉर्मली एप्लीकेशन साइड में ही कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है, इधर ही ज़्यादा बैलेंस आता है। ये चीज़ आप याद रखिए। अब हमने जो ये ट्रीटमेंट किए हैं इसके कुछ एंट्रीज भी बनेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, तो इस वाले इसमें कितनी एंट्रीज देखने को मिलती है आपको। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको शेयर कैपिटल की और ये असेट्स वाली एंट्री आपको देखने को ज़्यादा मिलती है, तो वही एंट्रीज हम यहाँ बनाएंगे। तो कंपनी के जो ये 9,008% वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे वो खत्म हो गए, क्योंकि अब प्रेफरेंस शेयर 50 की जगह कितने का होगा, 35 का होगा और 15,000 रुपये 15 रुपये रिड्यूस होंगे। तो जो पुराने वाले थे, नंबर 1 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी उनको डेबिट करेंगे, क्योंकि पुरानी वाली लायबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको डेबिट किया गया। कितनी थी, 4,50,000, ये मैंने लिख दिया 4,50,000। लेकिन नए वाले प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं हम इनको, जिनका रेट कितना है हमारा 12% प्रेफरेंस कम्युलेटिव शेयर, और वो एक शेयर कितने का होगा, 35 का। तो 9,000 शेयर को 35 की इंटू किया तो कितना है, 3,15,000। अब जो भी डिफरेंस आता है वो कहा आता है, बोला था मैंने कैपिटल रिडक्शन में। तो 9,000 शेयर है, 50 रुपये पहले का एक प्रेफरेंस था, अभी 35 का हो गया, मतलब चेंज कितने का आया, 15 का। तो 9,000 को 15 से इंटू कर दिया, 1,35,000। इस तरीके से इसकी क्या बन गई, एंट्री बन गई। सेम इज द थिंग, ये आपका 75,000 की इक्विटी शेयर थे, 10,000 पहले वाले थे, अभी नए वाला जो 10 रुपये का इक्विटी शेयर था वो अभी 2 रुपये का बन जाएगा, मतलब पुराने वाले को खत्म करेंगे, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया 7,50,000। अब न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, 75,000 शेयर होंगे और एक शेयर कितने का होगा, 2 रुपये का। तो ये 75 को 2 से इंटू कर दिया, 1,50,000। अब जो हमने 8 रुपये कम किए हैं, हमने बोले उसको कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिडक्शन में, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। 75 को 8 से क्या कर दिया, इंटू, तो कितना आ गया, 6 लाख। इस तरीके से बन गया। और जो हमारी असेट्स कम हुई थी तो हमने गुडविल को कम किए, प्रॉफिट एंड लॉस को कम किए और मशीनरी को कम किए, तो असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उन्हें क्या किया जाता है, क्रेडिट, इसलिए मैंने इनको क्रेडिट कर दिया। मैंने बताया था ना आपको, मॉडर्न रूल्स को लेकर चल रहा है। असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो उन्हें क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, क्रेडिट, और कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दिया ये अमाउंट के साथ। ठीक है, अब ये अमाउंट कहाँ से आई, तो गुडविल की अमाउंट डाला, प्रॉफिट एंड लॉस की डाला, मशीनरी की डाला, और इन सब का टोटल यहाँ लिख दिया कितना, 7,35,000। इस तरीके से ये बन गया। अब क्वेश्चन ने आपको एक और बात बोली है, क्या बोला है, बैलेंस शीट। उम्मीद करता है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो बनती है वो नए वैल्यू पर बनती है। तो मतलब अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था, 35 के हिसाब से 9,000 शेयर, तो 9,000 शेयर 35 के हिसाब से 12% या 8% नहीं, 12% वाले कितना है यहाँ पर, 3,15,000। ये लायबिलिटी में लिख दो, पहली बात। फिर इक्विटी शेयर थे अब 2 रुपये वाले 75 के हिसाब से, तो मैंने 2 के हिसाब से 1.5 लाख लिख दिया। बाकी ये जो हमारी लायबिलिटी थी क्या थी, डिबेंचर्स, बैंक ड्राफ्ट और क्रेडिटर, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, इनमें कोई चेंज आता नहीं है, इनको जैसे के वैसे लिखना है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग जैसे के वैसे लिख दो, इसमें कुछ बोला नहीं था नए बैलेंस शीट में। गुडविल खत्म हो गई तो गुडविल को लिखने की जरूरत नहीं है। मशीनरी 3,75,000 की थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया, इसलिए 3,65,000 आ गया। ठीक है, फर्नीचर को कुछ बोला नहीं, इसलिए जैसे कि वैसे आ गया। ये स्टॉक को भी 22,500 जैसे कि वैसे आएगा, कुछ बोला नहीं है। डेटर्स की बात करते 1,80,000, ये भी 1,80,000 आएगा, क्योंकि इसके बारे में भी कोई बोला नहीं है। ठीक है, स्टॉक था। उसके बाद आपका डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स की, बिल्स रिसीवर की बात करते हैं 1,42,000, तो बिल्स रिसीवेबल 1,42,000 ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज आएगा नहीं। और कैश भी आपका कितना रहेगा, 9,000 रहेगा, इसमें भी कोई चेंज आएगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करने के लिए बोला था, इसलिए ये अब लिखा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता है, 8 मार्क के लिए आता है। अगर आपने इस वीडियो को आराम से समझ कर देखे हो तो इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको 8 में से 8 नंबर मिलेंगे और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी स्कोर करने में एग्जाम में आसानी हो सके।